Hello, everyone, and welcome to the second session of Journey to Your Dream Call. I am your host, Nikhil, and with me, my co-host, Mujamil sir. So, जो भी viewers ये session 2 directly देख रहे हैं, I would request them to watch the first session also, in which our guest faculty was KK Bora sir, where he talked about many important aspects regarding the preparation and planning to the journey to your dream college, जो कि हमारे इनिशिएटिव का भी नाम है, द जर्नी टू योर ड्रीम कॉलेज। इस इनिशिएटिव के थ्रू वी विल बी पोस्टिंग वीडियोस इन आवर सोशल प्लेटफॉर्म, जो कि ना सिर्फ बच्चों को प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, बल्कि पेरेंट्स को अपने वार्ड्स के लिए एकेडमिक डिसीजन लेने में भी हेल्प करेंगे। मैं अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस माध्यम से, वो हमारे इस इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के बेहतर एजुकेशन और गाइडेंस मिले। Without wasting any further time, I would like to start the first session. Now, coming to the today's session, I would like to welcome and thank you our guest faculty from LCC Lalan's coaching classes and Lalan's Integrated Academy for joining us, Mr. Animesh sir. Now, without wasting any further time, we would like to come to the today's session. I would like to welcome and thank you our second guest faculty from Lalan's coaching classes and Lalan's Integrated Academy for joining us. Welcome, Animesh sir. Before asking any further question, I would like to introduce him. So he was an alumnus of IIT Delhi. He is the senior faculty of chemistry in Lalan's coaching classes and Lalan's Integrated Academy. He was the ex-faculty of Akash Institute, and he has more than 10 years of teaching experience. So my first question from Animesh sir would be, sir, in previous session with Bora sir, he talked about which class is ideal to start preparing for competition like JEE and NEET. So let's face it, it is competition with too much aspirants, and the competition is too high. And it is possible that many of the aspirants may not qualify for the examination. So can you talk about what's the benefit for preparation of JEE and NEET besides going to the good colleges? Sir. हेलो एवरीवन। सबसे पहले जैसा कि ये अगर आप जेई के एस्पायरेंट्स हैं, मतलब आपका ड्रीम इंजीनियर बनना या फिर डॉक्टर बनना है, तो इंडिया में सबसे पहले ये इसका एक प्रोसीजर है। उसमें आपको +2 के बाद एक एंट्रेंस होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको जेई के नाम से जाना जाता है। तो जेई के थ्रू आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, और उसके बाद देन नीट के एग्जाम के थ्रू पीएमटी में जिनका भी ड्रीम डॉक्टर बनने का है, उनको नीट क्वालिफाई करना होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो एग्जाम है जेई का या नीट का, एक बहुत बड़ा फर्स्ट टाइम स्टडी स्टूडेंट को एक कंपटीशन फेस करना होता है। ये इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बेसिक्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए। और ये बेसिक तब स्ट्रांग होगा जब आप एक्चुअल जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो आप क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअली अगर आप बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में जाना चाहते हैं इसके थ्रू, तो आपको क्लास 9, 10, 11, 12 ये 4 इयर्स का एक कॉम्बिनेशन है। और 4 इयर्स आप कंसिस्टेंटली आप जब प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो आप फाइनली 12th के रिजल्ट के साथ जब आपका बोर्ड होगा, उसी समय ये एंट्रेंस के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो बोर्ड के साथ साथ आप उसी समय एंट्रेंस को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इस एंट्रेंस, सपोज आपने जेई को अगर क्वालिफाई करते हैं, तो जेई को क्वालिफाई करने के बाद आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है। उसमें जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो आईआईटी हैं,
इंडिया में टोटल 13 IITs हैं, ये 21, ये कुछ मतलब 20+ IITs हैं अभी। उसमें भी स्टूडेंट्स जो है वो चाहते हैं कि उनको बेस्ट IIT मिले। IIT तो मिले ही, उसके अलावा आपको उसमें ब्रांच भी इम्पोर्टेंट होता है कि आपका चॉइस का ब्रांच भी मिलना चाहिए। जैसे किसी का इंटरेस्ट है कि कंप्यूटर साइंस करे, तो वो हमेशा चाहेगा कि मुझे कंप्यूटर साइंस भी मिले, ठीक है, उसी ब्रांच में मैं इनरोल्ड हूँ। तो होता क्या है कि आपका अगर रैंक नीचे आ जाएगा तो आपको अपने ब्रांच और अपने डिजायर्ड के कॉलेजेस, जैसे कि IIT कानपुर जो सबसे टॉप पे है IIT में, या IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, ये सब सेम रैंक के कॉलेज हैं। IIT गुवाहाटी, जो भी ओल्ड कुछ IITs हैं, और कुछ IITs अभी नए बने हैं। तो ओल्ड IITs में जो अच्छे IITs हैं उसमें हर स्टूडेंट चाहता है जाना, और उसमें भी उसके अकॉर्डिंग ब्रांच मिलना। तो इसके लिए आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें आपको मतलब ये क्वालिफाई तो करना ही करना है। इसके अलावा आपको एक बहुत बेहतरीन रैंक भी चाहिए। उसी तरह से जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको MBBS पढ़ने के लिए किसी अच्छी मेडिकल कॉलेज में जाना होगा। अब ये अच्छी मेडिकल कॉलेज इंडिया में एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फिर उसके बाद जिपमर, वो पौंडीचेरी में है, BHU, AFMC, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, मैमसी, ग्रांट मेडिकल कॉलेज, ये सब हैं जो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में आते हैं। जहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात है, तो यहाँ पे जो फेमस मतलब जो प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें IIT गुवाहाटी, NIT सिलचर, ये सब हैं। और प्रेस्टिजियस जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें आपका ये GMCH, AMCH, या फिर आपका एम्स भी अब आ गया है, या नेग्रिल। तो हर स्टूडेंट चाहता है कि मुझे अपने चॉइस के कॉलेज में ही एडमिशन मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं उस कॉलेज में जाता हूँ तो मुझे एक हेल्थी एटमोसफेयर मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग उनका फर्दर जो स्टडी होगा वो मतलब अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वो उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो इसमें यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको एक मतलब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन बोल सकते हैं, हेल्दी कंपटीशन फेस करना होता है। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन की नीड होगी, जिसको जिसको डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो हो गए उसमें आपका जो एंट्रेंस का पेपर होता है उसमें इंजीनियरिंग के पेपर में मेन जो होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें दो पार्ट में एग्जाम होगा, एक मेंस होगा और एक आपका एडवांस। आप अगर मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एडवांस देने के लिए एलिजिबल हैं, JEE एडवांस। मेंस क्वालिफाई करने के बाद अगर उसमें रैंक अच्छा लाते हैं तो आपको NIT वगैरह मिलेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज वो भी आपके अच्छे कॉलेजेस में आते हैं। और आप JEE एडवांस क्वालिफाई करते हैं तो आपको IIT मिलेंगे। तो इस तरह से आपको एक बहुत ही कॉम्पिटिशन, बहुत अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। उसी तरह से अगर आप PMT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है। इनका लेवल +2 से थोड़ा सा एडवांस होता है, तो इसका प्रॉपर नॉलेज चाहिए आपको। और बहुत आराम से अगर आपने 9th 10th 11th 12th तक एक अच्छे से आपने उसको तैयार किया है, आपने प्रिपरेशन किया है, तो ये एक आराम, आप विदाउट एनी गैप, मतलब +2 करने के बाद जो गैप होता है उस गैप की जरूरत ही नहीं होती है। आपको अलग से तैयारी करने के लिए 1 साल नहीं चाहिए, नहीं तो आपका 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा। तो आप उसी के ड्यूरेशन में आप कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट होता है। Sir, so my second question will be from the subject which you have a vast experience in. सर, ये माना जाता है कि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत रटना पड़ता है, तो ये सच है या गलत? इस पे आपका टेक क्या है?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि केमिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं रटना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तभी आपको रटना पड़ेगा, अदरवाइज कभी भी नहीं। केमिस्ट्री एक्चुअली जिनको भी रटने का ये कंफ्यूजन है, सबसे पहले उनके लिए है केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं। एक तो फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल में तो बिल्कुल न्यूमेरिकल है, जैसे मैथमेटिकल होते हैं बिल्कुल उसी तरह का न्यूमेरिकल के थ्रू आप सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होगा जब तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में। तो ऑर्गेनिक अगर आपकी मैकेनिज्म क्लियर है कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, तो आपको रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन, अब तो इंट्रेंस के भी क्वेश्चन इस तरह से दिए जा रहे हैं जिनको आप रट के सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल नया फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन दिखा रहेगा, और अगर आपको उसकी मैकेनिज्म पता है तभी आप उसके आंसर को बता सकते हैं, अदरवाइज नॉट। बहुत लोग बोलते हैं कि चलो ऑर्गेनिक भी समझ लेंगे, फिजिकल न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेंगे, इनऑर्गेनिक तो रखना पड़ेगा। हाँ, आपका कुछ हद तक पॉइंट ठीक है कि इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा याद करना होता है, लेकिन अगर इनऑर्गेनिक के फैक्ट को समझ जाए कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, किस तरह से बाउंड्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर उसको एक फीलिंग हो, फील कर दिया हमने उस रिएक्शन को, तो क्या होगा कि आपको वो याद करना आसान हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट को याद करने में भी डिफिकल्टी होती है, तो हम लोग वही उसी चीज को ट्रिक्स बना बना के इस तरह से सेट कर देते हैं कि स्टूडेंट से आप कभी भी पूछिए किसी भी टाइम में कि बच्चों ये बताओ, तो वो गारंटी है कि बिना नोट्स को देखे हुए वो एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको बोलेगा। तो इस तरह से याद कराया जाता है, जैसे कि पीरियोडिक टेबल को याद करना है, तो पीरियोडिक टेबल तो याद करना है जिससे आपको ग्रुप 1 याद करना है, उसके पीरियोडिक टेबल के आपके सारे एलिमेंट्स को बता सकते हैं कहाँ है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। सपोज ग्रुप 1 का ट्रिक है, मतलब एक साथ ग्रुप में रखा गया है, तो हेलिना की रब से फरियाद। तो फर्स्ट ग्रुप में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब बोलोगे सर ये याद करना होगा, नहीं, आप उसको निमोनिक से याद कर लो, हेलिना की रब से फरियाद। तो ये आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत जो भी रखने का है उसको पहले क्लियर कर दिया जाता है कि वो क्यों उस तरह से हो रहा है, और तब उस पर ट्रिक्स बनाई जाती है, और ट्रिक्स की हेल्प से आपको इजीली याद हो जाता है। तो आपका ये रटने का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। रटने का क्या मतलब है कि आप बार बार भूल गए और फिर से आपको देखना पड़ रहा है, फिर से देखना पड़ रहा है। तो अगर आपको ट्रिक से याद है तो आपसे कोई भी कभी भी पूछेगा तो आपको इससे याद हो जाएगा, आप उसको बता सकते हैं। तो इसलिए ये मेरा कतई मानना नहीं है कि केमिस्ट्री रखने वाली सब्जेक्ट है। आप समझ के चलते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू सर। मुझे एक चीज बहुत अच्छा सीखने को मिल गया यहाँ से, हाय लीना की रब से फरियाद। अब मुझे भी थोड़ा बहुत केमिस्ट्री समझ में आ रहा है। सर, मेरा दूसरा सवाल होने वाला था कि आप एज अ सीनियर फैकल्टी ऑफ ललन्स कोचिंग क्लासेस और ललन्स इंटीग्रेटेड एकेडमी, आप केमिस्ट्री बहुत दिन से यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे एज अ केमिस्ट्री के फैकल्टी के टीम के तौर पे आप ऐसा क्या स्ट्रैटेजी लेते हैं ताकि बच्चों को रटने रटने के बजाय वो केमिस्ट्री समझ पाए? तो जैसा मैं आपको सुना, आप थोड़ा बहुत उसके बारे में आप बताएं कि आप क्या क्या स्ट्रैटेजी ले रहे हैं। आप ट्रिक्स के बारे में बात किए कि इनऑर्गेनिक्स में ट्रिक्स के थ्रू हम लोग सिखा देते हैं। सर, तो ये क्वेश्चन मेरा शायद आपने आंसर कर दिया। सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि बच्चों को चीजें, स्टूडेंट्स को चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगी अगर वो उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का इम्पोर्टेंस अपने रियल लाइफ में देखने लगे। जैसे कि अगर आप, और आप, मैं मानता हूँ कि आप ये बताते होंगे कि केमिस्ट्री में अगर बच्चों को मालूम हो कि इंजीनियरिंग या मेडिकल सेक्टर में क्या यूज है, तो वो शायद केमिस्ट्री को एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की तरह देखें। तो आप अगर बच्चों को ये बता पाएं कि केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये बहुत ही बेहतर हो सर। जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो केमिस्ट्री एक्चुअली हम लोग के पूरा साइंस ही प्रैक्टिकल चीजें हैं, मतलब हम लोग की डे टू डे लाइफ में डेली आपके सामने आता है। हाँ, बस ये आप उसको गौर करना होता है कि क्या है। सपोज जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, मैं डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करना चाहता हूँ केमिस्ट्री को कुछ एग्जाम्पल्स देके। तो फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट।
तो मोल को आप बना दो डजन, दर्जन। जैसे दर्जन बोलते हैं ना, तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 पीसेस। जैसे दर्जन एक लैंग्वेज है, दर्जन इज ए लैंग्वेज। सिमिलरली जो मोल है, मोल भी एक लैंग्वेज है। दर्जन का मतलब होता है 12 पीस। उसी तरह से मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। कि अगर आपने मोल बोला तो आपको दर्जन से कोरिलेट करना है, कि हम जब दर्जन बोलते हैं, डजन बोलते हैं, तो उसका मतलब है 12 पीसेस। उसी तरह से मोल अगर बोला तो इसका मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 × 10⁻23। तो पहला तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा, जो डे टू डे लाइफ में हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन तो बहुत, ये पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल जो खाते हैं वो भी एक केमिकल कंपाउंड है, और उसकी सिंथेसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी होती है कि किस तरह से बनता है। ये डिटॉल, उसका भी यूज होता है। तो डिटॉल्स कैसे बनाते हैं, उसके स्टेप्स कैसे कैसे हैं, तो आपके घर में हर चीज है, डिटॉल्स वगैरह की है। तो मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से जैसे वाटर फिल्टर वगैरह है, तो हम लोग के किचन जो रहता है वाटर फिल्टर, उसमें जियोलाइट्स वगैरह का यूज करते हैं। तो वो आपको दिखेगा, ओ इस तरह से फिल्ट्रेशन होता है, जो भी आयन है वो सब रिमूव आउट कैसे होते हैं। उसी तरह से सिमिलरली डाई, जैसे हम अपने क्लॉथ्स को डाई करने के लिए यूज करते हैं नील वगैरह का, उसका क्या कंडीशन है, कंपोजिशन है, वो सब आपको मिलेगा। सोप्स का यूज करते हैं वॉशिंग प्रोसेस में। अब सोप क्या है, तो सोप कैसे बनता है, वो सब आप इसी मैकेनिज्म समझ सकते हैं कि सोप किस तरह से वॉशिंग प्रोसेस करता है, किस तरह से डर्ट को रिमूव आउट करता है। तो वो भी एक कंपाउंड है, उसका अपना मैकेनिज्म है। तो आप जब उस सोप फिनोमिना को पढ़ रहे होंगे, मतलब सोप के मैकेनिज्म को पढ़ रहे होंगे, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि कोई भी सोप हम मतलब सर्फ वगैरह डिटर्जेंट वगैरह का जब यूज करते हैं, तो किस तरह से वो हमारी क्लॉथ से डिटर्जेंट, क्लॉथ से जो डर्ट होता है उसको रिमूव आउट करता है। उसी तरह से एक होता है मेटल का एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जी। मतलब जो हम घर में मेटल्स वगैरह का यूज कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली मेटल्स कैसे नेचर से आइसोलेट किया गया है, उसके बारे में पढ़ना होता है। तो इस तरह से जितनी भी प्रोसेस हम लोग घर में डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं, जिनका कहीं ना कहीं हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन होता है। इस तरह से जब आप कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा समझना, और वो आपको हमेशा याद रहेगा कि इसका क्या है प्रोसेस, इसका क्या है प्रोसेस। ये तो हम लोग देखे ही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये था। थैंक यू सर। जैसा कि आपने बताया कि केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ है, बस हमें देखने की जरूरत है। अगर अगर हम देख पाए उसे तो हमारा केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट भी बहुत आसान है। सर, कमिंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ टुडेज सेशन, हमारे कुछ व्यूअर्स इस साल अपना एग्जाम्स दे रहे हैं। सर, सो एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी आप उन्हें कुछ डिटेल रिवीजन और प्रैक्टिस प्लान दे सकें, ताकि वो अपना आने वाले एग्जाम से बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा हो। जहां तक इस बार के जो एस्पायरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, नीट की तैयारी करने वाले या जेई की तैयारी करने वाले, आप डेली कम से कम अभी केमिस्ट्री तो 5 आवर्स पढ़िए ही। 5 आवर्स केमिस्ट्री, 5 आवर्स फिजिक्स, 5 आवर्स मैथ्स या बायोलॉजी, कम से कम 5 आवर्स। 5 आवर्स को आप डिवाइड कर दीजिए कि मुझे दो 2 घंटे, 2 आवर्स, मुझे जो भी पढ़ाई हुई है, मैंने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना, रिवीजन करना है। तो आपको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपके सर ने जो भी चीजें पढ़ाया है उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। रिवीजन का भी एक तरीका होगा कि पहले एक एक चैप्टर डेली 2-2 घंटे तक रिवाइज करिए, फिर उसके बाद 2-2 चैप्टर या 3-3 चैप्टर को एक साथ फिर से री रिवाइज कीजिए, फिर 4-4 चैप्टर को मिला मिला के करिए। तो इस तरह से क्या होगा कि वो चीजें बार बार रिवाइज होती जाएगी। तो 2 घंटे आपको रिवीजन करना है। उसके बाद जो बाकी 3 घंटे हैं, उस 3 घंटे में, 3 आवर्स में, आपको कम से कम 1 आवर का न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करना है।
कि आपने जो भी रिवीजन किया, सपोज आज आपने रिवीजन किया है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का, तो मोल कॉन्सेप्ट से जो भी न्यूमेरिकल आपको ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, कंसर्निंग एग्जाम में 5 इयर्स में जो भी पूछा गया है, उसको आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद 3 आवर्स का ये कंडीशन होता है कि 2 घंटे रिवीजन करना है, 1 घंटे सॉल्व करना है कम से कम न्यूमेरिकल, और बाकी जो 2 घंटे आए हैं उसमें से 1.5 घंटे ऑर्गेनिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से करिए। उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसको आप करिए, और इनऑर्गेनिक के जो है, इनऑर्गेनिक आप डेली कम से कम आधे घंटे, हाफ एन आवर निकाल दीजिए, और हाफ एन आवर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से रिवीजन करके डेली देखिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए और फिर अरे 1 सप्ताह के बाद इसको रिवाइज करेंगे, तब आप फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे। आप थोड़ा एक एक प्रोवर्ब है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके और लगातार कंटिन्यूसली आपको रिवाइज करना होगा, और रिवाइज करते 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 आपको पूरा एक में एग्जाम में जब जा रहे होंगे तो आपको बिल्कुल हर चीजें आपके फिंगर टिप पे होगा, और आप इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। रिवीजन करने का एकमात्र पर्पस है कि आपसे एग्जामिनेशन में सिली मिस्टेक ना हो। जैसे होता है ना कि एकदम आपको हर चीज पता था कि अरे यार ये नहीं कर पाए, ये तो मुझे करना था, बिल्कुल सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बिल्कुल भी गलत ना हो। एग्जाम में जहां तक की बात है कि जो भी क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में होगा, तो आप टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह, अभी मॉक टेस्ट जो भी होता है, और उसमें टाइम, आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए कि मुझे 3 आवर्स का ये टाइम है, या जो भी उसका टाइम है उतना में मेरा कंप्लीट होता है कि नहीं पेपर। बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूरा टाइम आपका यूज होता है, राइट, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाते। इवन अगर आपको घर पे वो पेपर दे जाके बोले कि करके आओ, तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे अगर आपको 6 आवर मिल जाए तो। लेकिन नहीं, स्मार्टनेस के लिए हमको 3 आवर्स में ही वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, ये भी एक कंडीशन होता है। इसी वजह से आप रेगुलरली मॉक टेस्ट कीजिए, जो भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है उसको टेस्ट में बैठिए, और आपको एटलीस्ट उस ड्यूरेशन में सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना है, सॉल्व कर देना है। अगर कोई टफ क्वेश्चन लग रहा है तो ये नहीं कि उसी पे लगे रहना है, आप उसको अभी छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो इजी क्वेश्चन है उसको अप्रोच कीजिए। तो जब सब इजी हो जाए तो फिर टफ क्वेश्चन जो भी बचा हुआ था वो उसमें अप्रोच कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका गलती होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा, और आपका स्कोर काफी ज्यादा होगा। नहीं तो पता चला कि एक टफ क्वेश्चन आ गया, उसी से लगे हुए हैं, और बाद में क्या होता है मालूम, आप बाद में 5 6 10 क्वेश्चन बिल्कुल आसान वाले थे, आप वहां तक जब तक पहुंचे तो आपका टाइम अप हो गया, तो आप इस वजह से डिस्क्वालीफाई कर गए। तो सबसे पहली बात है टाइम मैनेजमेंट। अब इस समय जो लास्ट पीरियड होता है, जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए टाइम मैनेजमेंट एग्जाम पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपने आप को एकाएक एग्जाम में नहीं कर सकते जब तक कि आप मॉक टेस्ट ना दें। तो मॉक टेस्ट बिल्कुल सीरियसली दीजिए, और टाइम मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन को करने का कि आप उस ड्यूरेशन में सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़ तो रहे हैं ना, अप्रोच तो कर पा रहे हैं ना, एक भी ना छूट पाए, तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई कर देंगे। ये स्ट्रेटजी मेरे साथ होनी चाहिए। बहुत बढ़िया उमेश सर। कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि प्रैक्टिस करना है रेगुलरली, टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखना है, और अपने आप को, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, कि अपने आप को एग्जाम की सिचुएशन में बार बार पाना है, ताकि आप एग्जाम की मेंटेलिटी को अपने आप में ढाल पाएं, और उसके लिए मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज जैसे देते हैं। सर, इससे मेरा रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अभी ये कोविड का सिचुएशन है, तो वो एग्जाम्स नहीं दे पा रहे, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे, प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं बना पा रहे, अच्छा अपना रिवीजन नहीं कर पा रहे। तो सर, हमारे इंस्टीट्यूट में ललन कोचिंग क्लासेस या ललन क्रिएटेड एकेडमी में ऐसा कोई शॉर्ट टर्म कोर्स है जिससे वो आके अपना रिवीजन और अपना पूरा टेस्ट सीरीज दे पाए और अपना पूरा प्रैक्टिस कर पाए? ऐसा कोई अगर कोर्स है तो आप बताएं। जी, बहुत बढ़िया सवाल है कि इस समय जो भी कोविड का टाइम है बिल्कुल अनसर्टेनिटी लाए हुए अपने साथ कि क्या होगा क्या नहीं। स्टूडेंट को तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको इस तरह से तैयार होना है कि मेरा कल एग्जाम ले लो आप,
मैं क्वालिफाई करके दिखा दूंगा, मैं देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आपको बिल्कुल भी अपने माइंड में निगेटिविटी नहीं लाना है। सबसे पहली बात ये, जहां तक हम लोग यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जा रहा है लंदन कोचिंग क्लासेस में, एलसीसी में जो प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपको कोविड के सिचुएशन में अभी सब जगह आपका मतलब आप जा नहीं सकते हैं इस समय जो ये चल रही है। तो यहाँ पे क्रैश कोर्स है और वो ऑनलाइन मोड में हो रहा है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि वही आपको मॉक टेस्ट के लिए तैयार होना। तो मॉक टेस्ट चूंकि यहाँ पे सब कुछ हो रहा है और वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट बिल्कुल आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि मैं कहीं अलग हूँ। आप लॉगिन होगा, आपका टाइम ड्यूरेशन होगा, उस टाइम ड्यूरेशन में ही आपको सॉल्व करना है, आपको एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको जो ही टाइम अप होगा वो आपके सामने खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा आपका मतलब पेज जो होगा वो लॉक हो जाएगा और वो मतलब आपका स्कोर कार्ड दे देगा। तो इस तरह से आप इसमें इस सिचुएशन में निगेटिविटी तो लाना ही नहीं है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। आप बस अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए कि मुझे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ या बायोलॉजी को कैसे करना है। और यहाँ पे एटलीस्ट मॉक टेस्ट जो भी है, ऑनलाइन टेस्ट हर संडे को यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आपके पास एक 7 आवर का टारगेट होगा और उस 7 डेज का, एक वीक में 7 डेज का टारगेट होगा। और उसके बाद आपको हर एक संडे को वो टेस्ट देना होगा और उस टेस्ट में आप इसी अपने आप के एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप में कुछ कमी है कि नहीं हम एक जगह उलझे रह जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस कमी को धीरे धीरे करके दूर कर सकते हैं। और आपके पास एक प्रॉपर टाइम है। कोविड आपको एक्चुअली एक कोविड का जो ये चल रहा है वो आपको एक टाइम दे रहा है आपको अच्छे से तैयार होने का, विदाउट एनी प्रेशर। तो आप ये कर सकते हैं और आप इजीली अपने आप को इस समय बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ये अगर ये आपके अंदर इच्छा हो तब तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो आपको हर संडे को जो भी टेस्ट होता है सीरियसली उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, अपनी रैंकिंग देखनी है, अपनी ब्लंडर्स को देखना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो मुझे बिल्कुल आ रहा है फिर भी मैं वहां नहीं कर पाया। तो इस चीज को आप कमी को हटाते हटाते एक समय ऐसा आएगा कि आप जो भी चीजें हैं आप से इजीली सॉल्व हो जाएगा और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। Thank you Animesh sir for such and honest and detailed answer. आई होप कि हमारे स्टूडेंट व्यूअर्स को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा और वो अपने आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और जरूर उसे क्रैक करेंगे। अंतिम में मैं सभी व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा ये वीडियो देखने के लिए।